अब हम सबका ध्यान फ्यूल कंट्रोल स्विचेस पर है, लेकिन क्या हो अगर दिक्कत फ्यूल कंट्रोल स्विचेस में नहीं है? क्या हो अगर असली प्रॉब्लम कुछ और थी जो उन स्विचेस को माल फंक्शन करने में मजबूर कर रही थी? ये है वो दो ब्लैक बॉक्सेस जो क्रैश साइट से मिले थे, लेकिन जिस हालत में ये मिले वो काफी अनयूजुअल था, वो भी एक ऐसे सेक्शन में जो स्ट्रक्चर वाइज अभी भी इंटैक्ट है। तो ये इस बात का सिग्नल है कि कहीं ना कहीं कुछ और भी है जो छुपा हुआ है, कुछ ऐसा जो नॉर्मल नहीं है। हम यहाँ बात कर रहे हैं बोइंग 787 ड्रीमलाइनर की। क्या इतनी एडवांस्ड एयरक्राफ्ट में कोई टेक्निकल डिफेक्ट हो सकती है? पुलिस ने जॉन बर्नेट की मौत को सुसाइड डिक्लेयर किया था, लेकिन उसकी मौत को लेकर काफी कॉन्स्पिरेसी थ्योरी सामने आई थी। एक परफेक्टली फंक्शनिंग एडवांस्ड एयरक्राफ्ट, दो अनुभवशाली पायलट्स और 230 पैसेंजर्स, सब कुछ नॉर्मल था, लेकिन अचानक से प्लेन हवा में ही अटक गया। कॉकपिट में कंफ्यूजन, पैसेंजर्स में पैनिक, और सिर्फ 32 सेकेंड्स में सब कुछ बदल जाता है। एक दोपहर थी बिल्कुल वैसे ही जैसे हर रोज होती थी। बीजे मेडिकल कॉलेज के स्टूडेंट्स हॉस्टल मेस में अपना लंच कर रहे थे। ये उनके लिए आम बात थी, क्योंकि हॉस्टल सिर्फ 1 किलोमीटर दूर था सरदार वल्लभ भाई पटेल इंटरनेशनल एयरपोर्ट से। ये हॉस्टल एयरपोर्ट की फ्लाइट पाथ में आता है, इसलिए स्टूडेंट्स के एक फेवरेट टाइम पास होता था हॉस्टल के छत पर खड़े होकर ऊपर से गुजरते प्लेन्स को देखना। कई बार प्लेन्स उनके सर के ऊपर से गुजरते थे और वो हर बार गेस करते थे एयरलाइन कौन सी है, मॉडल क्या है, लैंडिंग गियर कब निकलता है, एक्सेट्रा। कुछ फ्लैप्स के खुलने की आवाज भी पहचान लेते थे जब प्लेन टेक ऑफ करता था। लेकिन आज का दिन अलग था। उन्हें क्या पता था कि बस कुछ ही पलों में सब कुछ बदलने वाला है, एक ऐसा पल जो कभी भुलाया नहीं जाएगा। Passenger jet has crashed in the western city of Ahmedabad. एक परफेक्टली फंक्शनिंग एडवांस्ड एयरक्राफ्ट बोइंग 787 टेक ऑफ के सिर्फ 32 सेकेंड्स के बाद कैसे गिर गया? इंटरनेट पर कई सवाल उठ रहे हैं, कई थियोरीज घूम रही है। These experts suggest a rare dual-engine failure, possibly because of fuel contamination, a bird strike. कई एयरक्राफ्ट माल फंक्शनिंग का जिक्र हो रहा है, तो कई पायलट एरर को जिम्मेदार माना जा रहा है। पर असली राज क्या था जो सिर्फ कुछ ही पलों में बोइंग 787 को जमीन पर लाया? ये कहानी है दुनिया की सबसे अनफॉर्चुनेट एयर क्रैश, एयर इंडिया 171। 12 जून 2025 एक बोइंग 787-8 ड्रीमलाइनर फ्लाइट नंबर AI423 जो दिल्ली से अहमदाबाद आ रही थी, वो सुबह के 11:17 पे अहमदाबाद एयरपोर्ट पर लैंड होती है। जैसे ही एयरक्राफ्ट ने बे 34 पर पार्क किया, पहले फ्लाइट के क्रू ने एक टेक्निकल डिफेक्ट रिपोर्ट की। स्टाफ POS XTCR का एक स्टेटस मैसेज टेक लॉग में दर्ज किया। इस वार्निंग का मतलब है प्लेन के एक छोटे सेंसर स्टेबलाइजर पोजीशन ट्रांसड्यूसर में कोई दिक्कत हो सकती है। ये सेंसर प्लेन को बैलेंस बनाए रखने में मदद करता है। ड्यूटी पर मौजूद लाइसेंस इंजीनियर ने डिफेक्ट को नोट किया और एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस मैनुअल के मुताबिक पूरी ट्रबल शूटिंग की प्रोसीजर की। रिक्वायर्ड चेक्स के बाद सिस्टम को ठीक पाया गया और प्लेन को अगली फ्लाइट के लिए रिलीज कर दिया गया। अगला मिशन था AI171, अहमदाबाद से गैटविक लंदन तक की एक इंटरनेशनल उड़ान। डिपर्चर शेड्यूल था 1:10 PM को। इस फ्लाइट में टोटल 230 पैसेंजर्स थे, 169 इंडियंस, 53 ब्रिटिश, 7 पोर्चुगीज और 1 कैनेडियन। एयरक्राफ्ट में 54,200 kg फ्यूल भरा गया था और उसका टेक ऑफ वेट था 2,13,401 kg, जो कि अलाउड लिमिट से अंदर था। कॉकपिट में थे 2 ट्रेन्ड और एक्सपीरियंस्ड पायलट्स, कैप्टन सुमित सबरवाल और फर्स्ट ऑफिसर क्लाइव कुंदर। कुंदर पायलट फ्लाइंग थे, जबकि कैप्टन सबरवाल पायलट मॉनिटरिंग के रोल में थे। फ्लाइट से पहले दोनों पायलट्स ने ब्रेथ एनालाइजर टेस्ट दिया था और दोनों फिट पाए गए थे। एयरक्राफ्ट ने 1:18 पर बे 34 से डिपार्चर शुरू किया। टैक्सी क्लियरेंस मिलने के बाद और प्लेन ने टैक्सी करते हुए रनवे 23 पर पोजीशन ली और सिर्फ 1 किलोमीटर आगे बीजे मेडिकल कॉलेज के स्टूडेंट्स अपने हॉस्टल मेस में लंच के लिए जा रहे हैं। कुछ ऑलरेडी लंच कर रहे हैं, मेस के किचन में कुक्स रोटियां सेक रहे हैं। सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल लग रहा है। 1:37 PM है। टेक ऑफ क्लियरेंस मिली और प्लेन ने रनवे पर रोल करना शुरू किया। 1:48 और 42 सेकेंड पर प्लेन ने मैक्सिमम स्पीड टच की, लेकिन नेक्स्ट 30 सेकेंड्स में कुछ ऐसा हुआ
जिसे किसी ने एक्सपेक्ट ही नहीं किया था। सबसे पहले इंजन 1 का फ्यूल कट ऑफ स्विच रन से कट ऑफ पोजीशन में गया और सिर्फ 1 सेकेंड बाद इंजन 2 का स्विच भी बंद हो गया। इसका सीधा मतलब था दोनों इंजन्स में फ्यूल सप्लाई अचानक बंद हो गई। एक पायलट ने पूछा, Why did you cut off? दूसरे ने रिप्लाई किया, I did not do so. जैसे ही फ्यूल का फ्लो रुका, इंजन्स का पावर तेजी से गिरने लगा। रमेश, जो सीट नंबर 11A पर बैठा है, देखता है कि प्लेन हवा में अटका हुआ लग रहा है। प्लेन के अंदर टेंशन का माहौल है। कुछ पैसेंजर सीट बेल्ट्स को कस के पकड़ लेते हैं, कुछ इधर उधर देख रहे हैं। आंखों में सिर्फ एक ही सवाल, क्या हो रहा है? सीसीटीवी फुटेज ने यह दिखाया कि रैट यानी रैम एयर टर्बाइन डिप्लॉय हो चुकी थी, एक बैकअप सिस्टम जो सिर्फ इमरजेंसी में एक्टिवेट होता है जब प्लेन का प्राइमरी पावर सिस्टम फेल हो जाता है। प्लेन अभी एयरपोर्ट की बाउंड्री तक भी नहीं पहुंचा था, अल्टीट्यूड लूज करना शुरू हो गया। 1:38 और 52 सेकेंड पर इंजन 1 का फ्यूल कट ऑफ स्विच वापस रन पोजीशन में गया और 4 सेकेंड बाद इंजन 2 का स्विच भी वापस रन में शिफ्ट किया गया। इंजन को दोबारा चालू करने की कोशिश हो रही थी। इंजन 1 स्लोली रिकवर कर रहा था, लेकिन इंजन 2 फिर से स्ट्रगल कर रहा है और 6 सेकेंड्स बाद कॉकपिट में एक कॉल सुनाई दी और फिर इमरजेंसी रिकॉर्डर ने रिकॉर्ड करना बंद कर दिया। प्लेन काफी नीचे आ चुका था और ज्यादा देर तक हवा में टिक नहीं पाया। वो सीधा नीचे गिरा बीजे मेडिकल कॉलेज हॉस्टल के ऊपर। वो सेक्शन जहां रमेश बैठा था जमीन के करीब गिरता है बिना किसी बिल्डिंग से टकराए। रमेश आंख खोलता है, होश में आता है। वो धीरे से सीट बेल्ट खोलता है, सांस लेते हुए आसपास देखता है। एक छोटी सी ओपनिंग नजर आती है। वो अपने पैर से जोर लगाकर धक्का देता है, ओपनिंग टूट जाती है। रमेश हाथों और घुटनों के बल रेंगा कर बाहर निकलता है। AI-171 क्रैश का इकलौता सर्वाइवर। पूरा हवाई जहाज आग के गोला बन चुका था। आसमान में काला धुआं छाया हुआ था, हर तरफ चीख पुकार। इस भयानक हादसे में 12 क्रू मेंबर्स, 229 पैसेंजर्स और 19 अन्य लोगों की जान चली गई। एक पल में सब कुछ खत्म हो गया। एयर क्रैश के लगभग 1 महीने बाद AAIB इन्वेस्टिगेशन की प्रिलिमिनरी रिपोर्ट जारी की, जिसमें इनिशियल फाइंडिंग्स बताई गई थी। प्रिलिमिनरी फाइंडिंग्स ने फ्यूल कंट्रोल स्विचेस की तरफ इशारा किया, जिसके अनयूजुअल मूवमेंट्स ने एक मैसिव प्लेन को जमीन पर गिरा दिया। ये स्विचेस फ्यूल की सप्लाई को रेगुलेट करते हैं ताकि इंजन्स सही से काम करे। जब रन पोजीशन में होते हैं इंजन को फ्यूल मिलता है और जब कट ऑफ में चली जाए तो फ्यूल काट दिया जाता है। रिपोर्ट के मुताबिक टेक ऑफ के तुरंत बाद दोनों इंजन के फ्यूल कंट्रोल स्विचेस 1-1 सेकेंड के अंदर रन से कट ऑफ पोजीशन में चले गए। रिपोर्ट में कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डिंग का जिक्र किया गया, जहां एक पायलट दूसरे से पूछता है तूने फ्यूल कट ऑफ क्यों किया, और दूसरा पायलट जवाब देता है मैंने नहीं किया। रिपोर्ट में ये स्पेसिफाई नहीं किया गया कि कौन से पायलट ने कौन सा स्टेटमेंट दिया और ये भी नहीं कहा कि ये पायलट एरर है, लेकिन कुछ एविएशन एक्सपर्ट्स ये मानते हैं कि ये पायलट एरर हो सकता है। Talking of electrical faults which can move, the switch cannot move. It has to be physically moved. That is why I said it is a human intervention. क्या इन दोनों पायलट्स में से किसी ने जानबूझकर फ्यूल स्विच को कट ऑफ किया? क्या ये एक मास सुसाइड की कोशिश थी? उस दिन कॉकपिट में 2 अनुभवशाली पायलट्स थे। उसमें से एक थे कैप्टन सुमित सब्बरवाल, 56 साल के थे, आसमान का एक वेटरन पायलट। 1994 में उन्होंने एयर इंडिया ज्वाइन किया था और 30 साल में उन्होंने 15,600 से ज्यादा हार्स की उड़ान भरी थी, जिसमें लगभग 8,500 हार्स सिर्फ बोइंग 787 ड्रीमलाइनर पर थे। उनका रिकॉर्ड 12 जून 2025 तक बिल्कुल साफ था, एक भी दाग नहीं। कैप्टन कपिल कोहाल, उनके पुराने दोस्त और फेलो पायलट, उनके बारे में कहते हैं, बहुत शांत, रिजर्व्ड और अंदर से बहुत ही विनम्र इंसान थे। कुछ कहने वाले नहीं थे, लेकिन जिम्मेदारी में कभी पीछे नहीं होते थे। तो सवाल उठता है कि ऐसा इंसान जिनका रिकॉर्ड बिल्कुल स्पॉटलेस था, वो सुसाइड क्यों करेगा? कुछ थियरीज अब ये कह रही है कि हो सकता है वो कुछ मेंटल इश्यूज का सामना कर रहे थे। I don't want to use the word, but I've heard that the captain had some medical history. 2022 में उनका माँ का देहांत हो गया था। उन्होंने दिल्ली छोड़कर मुंबई शिफ्ट किया ताकि अपने बूढ़े पिताजी के करीब रह सके, जिन्हें वो बहुत प्यार करते थे। उनका रिटायरमेंट बस कुछ महीने दूर था और वो अपने बाकी जिंदगी अपने पिता की सेवा में बिताना चाहते थे। तो फिर एक ऐसा इंसान जो अपने परिवार के प्रति इतना समर्पित था, जो रिटायरमेंट के इतने करीब था, वो ऐसा क्यों करेगा? अब हमारे दूसरे पायलट है फर्स्ट ऑफिसर क्लाइव खुंदर, 32 साल का एक जवान और उम्मीदों से भरा पायलट।
कुंदर अपने एविएशन करियर के शुरुआती दौर में था, लेकिन उसने पहले ही 3400 से ज्यादा हार्स हवा में बिता दिए थे। परिवार के कहने का मुताबिक उसने बचपन से ही पायलट बनने का सपना देखता था। 2012 में उसने अपनी फ्लाइंग जर्नी शुरू की और 2017 में एयर इंडिया से जुड़ा। वो सिर्फ अपने प्रोफेशनल नहीं बल्कि पर्सनल लाइफ की नए दौर के लिए भी एक्साइटेड था। सिर्फ 2 महीने बाद उसकी शादी होने वाली थी। जो इंसान अपने जिंदगी की नए दौर की शुरुआत के लिए उत्सुक हो, वो अचानक से सब कुछ खत्म क्यों करेगा? अब सवाल ये है कि क्या इन दोनों में से किसी ने जानबूझकर फ्यूल स्विच को कट ऑफ किया? फ्यूल कंट्रोल स्विचेस। ये स्विचेस आमतौर पर सिर्फ तभी ही मूव किया जाता है जब एयरक्राफ्ट जमीन पर होता है, या तो डिपर्चर से पहले इंजन को स्टार्ट करने के लिए या लैंडिंग के बाद उन्हें बंद करने के लिए। फ्लाइट के द्वारा इन स्विचेस को चलाना सिर्फ तब जरूरी होता है जब किसी इंजन में कोई फेलियर या इतना डैमेज हो जाए कि उस इंजन को बंद करना फ्लाइट सेफ्टी के लिए जरूरी हो। एयरलाइन पायलट्स और एविएशन एक्सपर्ट्स कहते हैं कि फ्यूल कंट्रोल स्विचेस का मूवमेंट एक सोचे समझे एक्शन होता है। इनका गलती से हिल जाना लगभग नामुमकिन होता है। इन स्विचेस के दोनों तरफ प्रोटेक्टिव ब्रैकेट्स होते हैं। साथ ही एक स्टॉप लॉक मैकेनिज्म भी होता है, जिसे उठाने के बाद ही पायलट स्विच को उसकी 2 पोजीशंस रन और कट ऑफ के बीच मूव कर सकता है। एक्सीडेंट वाले दिन पहले इंजन का स्विच रन से कट ऑफ में गया और सिर्फ 1 सेकंड के अंदर दूसरा स्विच भी वही ट्रांजिशन कर गया। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स ने इसे पायलट एरर कहा, लेकिन इंटरनेट पर कई लोग ने इस थ्योरी को चैलेंज किया। उन्होंने कहा कि एक इंसान के लिए सिर्फ 1 सेकंड में दोनों स्विचेस को अलग अलग मूव करना इम्पॉसिबल है। तो क्या ये फ्यूल कंट्रोल स्विचेस में कोई टेक्निकल फॉल्ट थी? यूएस एविएशन एक्सपर्ट्स मेरी स्कियावो ने बिजनेस स्टैंडर्ड से एक घटना याद की जो जापान के ऑल निपॉन एयरवेज फ्लाइट के साथ हुई थी। इस फ्लाइट में फ्यूल स्विच अपने आप ट्रांजिशन हो गया था बिना किसी पायलट इनपुट के, जब एयरक्राफ्ट फाइनल अप्रोच पर था। ये एक बोइंग 787 ड्रीमलाइनर था जो टोक्यो से ओसाका जा रहा था, जिसमें 109 पैसेंजर्स और 9 क्रू मेंबर्स थे। जब पायलट ने लैंडिंग के लिए थ्रस्ट रिवर्सर्स डिप्लॉय किए, तब दोनों इंजन्स बंद हो गए। ये सब एक सॉफ्टवेयर इशू की वजह से हुआ, जिसने गलती से ये समझ लिया कि एयरक्राफ्ट ग्राउंड पर है। 2018 में यूएस फेडरल एविएशन एडमिनिस्ट्रेशन ने एक एडवाइजरी बुलेटिन निकाला था, जिसमें बताया गया है कि कुछ केसेस में इन फ्यूल स्विचेस के लॉक मैकेनिज्म डिसएंगेज हो सकता है। रिपोर्ट के मुताबिक अगर लॉकिंग फीचर डिसएंगेज हो जाए तो स्विच को बिना ऊपर उठाए रन से कट ऑफ या कट ऑफ से रन पोजीशन में ले जाया सकता है। इस कंडीशन में स्विच गलती से भी ऑपरेट हो सकता है, जो एक सीरियस कॉन्सिक्वेंसेस ला सकता है, जैसे कि फ्लाइट के द्वारा इंजन का एक अनएक्सपेक्टेड शटडाउन। लेकिन एयर इंडिया ने इस पे एक्शन नहीं लिया, क्योंकि उन्होंने कहा कि ये मैंडेटरी नहीं थी, सिर्फ एडवाइजरी थी। अब हम सबका ध्यान फ्यूल कंट्रोल स्विचेस पर है। लेकिन क्या हो अगर दिक्कत फ्यूल कंट्रोल स्विचेस में नहीं है? क्या हो अगर असली प्रॉब्लम कुछ और थी, जो उन स्विचेस को माल फंक्शन करने में मजबूर कर रही थी? नाउ दिस इज वेयर थिंग्स गेट्स इंटरेस्टिंग। ये है वो 2 ब्लैक बॉक्सेस जो क्रैश साइट से मिले थे, लेकिन जिस हालत में ये मिले वो काफी अनयूजुअल था। प्रिलिमिनरी रिपोर्ट ने ये बताया कि पीछे वाला ब्लैक बॉक्स एफ्ट EAFR काफी ज्यादा डैमेज हो चुका था और इसका डेटा नॉर्मल तरीके से रिट्रीव करना पॉसिबल नहीं था। लेकिन ये बात जितनी सीधी लगती है उतना है नहीं। आप सोच रहे होंगे कि जब प्लेन ही इतना एक्सप्लोड हो गया तो ब्लैक बॉक्स का डैमेज होना एक्सपेक्टेड है, और फिर डेटा नहीं निकला तो क्या नया है? लेकिन ये बात सिर्फ इतनी नहीं है। हर एयरक्राफ्ट में 2 ब्लैक बॉक्सेस होते हैं। एक कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर यानी CVR जो सामने के हिस्सों में होता है, दूसरा फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर यानी FDR जो टेल सेक्शन में इंस्टॉल किया जाता है। CVR पायलट की हर बात, हर बीप, हर वार्निंग साउंड को रिकॉर्ड करता है। FDR पूरे फ्लाइट के टेक्निकल डेटा को लॉग करता है, स्पीड, ऑल्टीट्यूड, इंजन परफॉर्मेंस, हाइड्रोलिक प्रेशर, सब कुछ। CVR के साथ होते हैं एक इंडिपेंडेंट बैटरी जो अगर प्लेन का पावर चला भी जाए तो कुछ देर तक रिकॉर्डिंग जारी रखती है। मगर FDR एयरक्राफ्ट के मेन इलेक्ट्रिकल सिस्टम पे डिपेंड करता है। अगर सिस्टम बंद हुआ तो रिकॉर्डिंग तुरंत बंद होती है। जब AI-171 का फॉरवर्ड ब्लैक बॉक्स प्लेन के जले हुए नोज से मिला, उसमें 49 हार्स की फ्लाइट डेटा थी, पर पिछले हिस्से में लगा एफ्ट EAFR जहां ना तो इतना इम्पैक्ट हुआ ना आग थी, उसका डेटा कन्वेंशनल मीन से डाउनलोड ही नहीं हो पा रहा था। लेकिन ब्लैक बॉक्सेस इस तरह से डिजाइन किया जाता है कि वो 1000 डिग्री सेल्सियस तक की आग का इम्पैक्ट भी झेल सके। ऐसे में अगर ब्लैक बॉक्स फेल हो जाए, वो भी एक ऐसे सेक्शन में जो स्ट्रक्चर वाइज अभी भी इंटैक्ट है, तो ये इस बात का सिग्नल है कि कहीं ना कहीं कुछ और भी है जो छुपा हुआ है, कुछ ऐसा जो नॉर्मल नहीं है। एयरक्राफ्ट के टेल को वही इम्पैक्ट लगा जो नॉर्मली क्रैश के टाइम लगता है जब वो हॉस्टल मेस बिल्डिंग से टकराए। लेकिन ये कोई ऐसा रेयर डैमेज नहीं था जिसमें पीछे वाला ब्लैक बॉक्स यानी एफ्ट EAFR इतना बैडली डैमेज हो जाए
कि उसे डेटा ही रिट्रीव ना हो सके। दिस इज व्हाट ऑफिशियल्स अवेयर ऑफ द प्रोब टोल्ड इंडियन एक्सप्रेस। तो पीछे वाला ब्लैक बॉक्स इतना डैमेज क्यों हुआ? क्रैश वाले दिन जब प्लेन ने टेक ऑफ किया तो सीसीटीवी फुटेज ने दिखाया कि रैट यानी रैम एयर टर्बाइन डिप्लॉय हो गया था और इनिशियल रिपोर्ट में जो टाइमिंग दी गई थी उसके हिसाब से 13:38:47 पर रैट ने हाइड्रोलिक पंपिंग शुरू की थी। फ्लाइट इंजीनियर्स ने द फेडरल को बताया कि रैट को स्पिन अप होने और प्रॉपर पावर देने में लगभग 7 से 8 सेकेंड्स लगते हैं। इसका मतलब है कि रैट शायद 13:38:40 के आसपास डिप्लॉय हुआ था, जो कि इंजन 1 का फ्यूल स्विच कट ऑफ होने से पहले था। अब ध्यान रखिए कि सिर्फ इंजन का शटडाउन होने से ही रैट एक्टिवेट नहीं होता, ये तब डिप्लॉय होता है जब पूरी इलेक्ट्रिकल सिस्टम फेल हो जाता है। तो अगर रैट बाहर आया तो इसका मतलब ये हो सकता है कि प्लेन ऑलरेडी एक मेजर इलेक्ट्रिकल फेलियर से गुजर रहा था, सिर्फ इंजन का इशू नहीं था। इस एयर क्रैश के इकलौते सर्वाइवर विश्वास कुमार रमेश ने इंटरव्यूज में बताया कि टेक ऑफ के कुछ ही सेकेंड्स बाद कैबिन लाइट्स ग्रीन और व्हाइट रंग में फ्लिकर कर रहे थे। ये बात रैट के डिप्लॉयमेंट टाइमिंग से अलाइन करती है और ये दर्शाता है कि एक सडन इलेक्ट्रिकल एनोमली पायलट के किसी भी रिकॉर्डेड एक्शन से काफी पहले ही शुरू हो चुकी थी। तो क्या कोई ऐसा छुपा हुआ इलेक्ट्रिकल मालफंक्शन था जो सिस्टम को शट डाउन करना शुरू कर चुका था? क्या फेडेक जो एयरक्राफ्ट का ब्रेन होता है उसका इंजन कंट्रोल यूनिट किसी फेलियर को गलत समझ गया और इमरजेंसी शटडाउन इनिशिएट कर दिया? हम यहाँ बात कर रहे हैं बोइंग 787 ड्रीमलाइनर की। क्या इतनी एडवांस्ड एयरक्राफ्ट में कोई टेक्निकल डिफेक्ट हो सकती है? साल था जैन 2024 जब फेडरल एविएशन एडमिनिस्ट्रेशन के पास एक कंप्लेंट आती है। इस कंप्लेंट में कुछ शॉकिंग डिटेल्स थी। इसमें यह दावा किया गया कि बोइंग ने प्रोडक्शन प्रोसेस में शॉर्टकट ली, जो एयरक्राफ्ट के पुराने होने के साथ उसके सेफ्टी पर गंभीर प्रभाव डाल सकती है। ये कंप्लेंट फाइल की थी सैम सालेपुर ने, जो बोइंग में 17 साल से इंजीनियर थे। सैम ने दावा किया कि 777 और 787 ड्रीमलाइनर के मैन्युफैक्चरिंग में कुछ सीरियस इश्यूज हैं। I do not want to see 787 or 777 crash. I have serious concerns about the safety of the 787 and 777 aircraft. रिपोर्ट में बताया कि बोइंग 787 के फ्यूजिलाज को सही तरीके से फास्टन नहीं किया जा रहा था। उन्होंने बताया कि कैसे वर्कर्स मिसल एंड सेक्शन को जबरदस्ती जोड़ रहे थे, जो स्ट्रक्चर पर स्ट्रेस डाल रहा था और आगे जाके फैटिक क्रैक्स का रीजन बन सकता था। उन्होंने जब 29 एयरक्राफ्ट इंस्पेक्ट किए तो क्लेम किया कि 98.7% एयरक्राफ्ट में ऐसे गैप्स मिले जो अलाउड सेफ्टी लिमिट से ज्यादा थे। Right now, from what I've seen, the airplanes are not being built per spec and per requirement. जब उन्होंने ये कंसर्न्स बोइंग के अंदर उठाए तो उनकी बात को इग्नोर कर दिया गया और उन्हें इस इशू को आगे बढ़ाने से रोक दिया गया। ये है जॉन बर्नेट, बोइंग का एक फॉर्मर क्वालिटी मैनेजर। 30 साल तक उन्होंने बोइंग के लिए काम किया बिफोर रिटायरिंग इन 2017। उनकी मौत एक होटल के कार पार्क में गन शॉट की वजह से हुई और मौत के कुछ दिनों पहले तक वो एक विसल ब्लोअर लॉसूट में बोइंग के खिलाफ गवाही दे रहे थे। 2010 से बर्नेट साउथ कैरोलिना के प्लांट में क्वालिटी मैनेजर थे। ये वही फैसिलिटी है जहां बोइंग 787 ड्रीमलाइनर्स बनाए जाते थे। लेकिन 2019 में बर्नेट ने बीबीसी को बताया था कि कैसे प्रेशर में काम कर रहे वर्कर्स जानबूझकर सब स्टैंडर्ड पार्ट्स को एयरक्राफ्ट में फिट कर रहे थे, सिर्फ प्रोडक्शन डिले से बचने के लिए। उन्होंने ये भी क्लेम किया कि ऑक्सीजन सिस्टम में सीरियस प्रॉब्लम्स थी और इमरजेंसी में 25% मास्क फेल हो सकते थे। और साउथ कैरोलिना प्लांट में उन्होंने देखा कि कैसे सेफ्टी को कॉम्प्रोमाइज किया जाता था। एयरक्राफ्ट्स को टाइम पे रेडी करने के लिए प्रोसेस को रश किया जा रहा था। कंपनी ने इस बात से इनकार किया, लेकिन बर्नेट के एलिगेशंस और भी थे। बर्नेट ने बताया कि कुछ डिफेक्टिव कंपोनेंट्स ट्रैक नहीं किया जा रहे थे और कुछ तो ऐसे पार्ट्स थे जो स्क्रैप बिन से निकलकर दोबारा एयरक्राफ्ट में लगाया जाता था ताकि प्रोडक्शन डिले ना हो। पुलिस ने जॉन बर्नेट की मौत को सुसाइड डिक्लेयर किया था, लेकिन उसकी मौत को लेकर काफी कॉन्स्पिरेसी थ्योरी सामने आई थी। ये एलिगेशंस यही खत्म नहीं होती। एक और विजिल ब्लोअर रिचर्ड कुवेस, जो स्पिरिट एरो सिस्टम में कॉन्ट्रैक्टर थे, उन्होंने बताया कि बोइंग 787 के फॉरवर्ड प्रेशर बल्क हेड में गलत तरीके से होल्स ड्रिल किए जा रहे थे। उन्होंने ये इशू 2023 में बोइंग और स्पिरिट दोनों के सामने उठाया, लेकिन 2024 के शुरुआत में उन्हें नौकरी से निकाल दिया गया और पास में भी बोइंग 787 में कुछ ऑपरेशनल इश्यूज रिपोर्ट हुए थे। अब सबसे बड़ा सवाल, क्या क्रैश को रोका जा सकता था? अब तक AI-171 क्रैश का कोई क्लियर कंक्लूजन नहीं मिला है। ये तब पता चलेगा जब फाइनल रिपोर्ट आएगी और क्रैश की असली वजह
सामने आएगी। तब तक हमारे सामने सिर्फ सवाल है। अगर आप यहाँ तक आए हैं, थैंक यू फॉर योर टाइम। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक कीजिए ताकि ये और लोगों तक पहुंच सके। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए टेक केयर।